जब तस्वीरें अपने जुल्म की गवाही दे रही हों तो कुछ भी बोलना गुनाह लगता है। ये आंसू, ये चीखें, ये तड़प दरिंदगी की दास्तां कहने के लिए काफी है। पृथला के सुरपेट गांव में 4 लोगों को जिंदा जला दिया गया। 2 बच्चों की मौत हो गई, 2 लोग बुरी तरह से झुलस गए। पुरानी रंजिश के चलते दलितों पर दबंगों का ये कहर टूटा है। सोनपेट गांव का ये खूनी खेल पहली बार नहीं हुआ। 1 साल पहले भी यहां 3 लोगों की हत्या हो चुकी है। उसके बाद से 6 पुलिस वाले पीड़ित की रक्षा में तैनात थे। प्रदेश में दलितों के साथ ये पहली बार जुल्म नहीं ढाया गया। इससे पहले भी कई वाकये हो चुके हैं। मिर्चपुर के जख्म अभी भी हरे हैं। पृथला की यह बर्बरियत चीख चीख कर कह रही है कि सरकार ने इतिहास से सबक नहीं सीखा। दर्द की चीख जब चंडीगढ़ तक पहुंची तो वही हुआ जो हमेशा होता है। सरकार ने 10 लाख मुआवजे का ऐलान कर दिया। दोषियों को कड़ी सजा देने का आश्वासन दे दिया। SC/ST आयोग की टीम भी मौके पर पहुंची। केंद्रीय गृह मंत्री ने सीएम से बात करके घटना की जानकारी ली। परिवार को 10 लाख रुपए की इमीडिएट सहायता देने की बात मैंने कही। हर हादसे के बाद यही होता है। जब जिंदगियां आग की लपटों में स्वाहा हो चुकी तो लाल पीली नीली गाड़ियों से अधिकारियों का हुजूम उमड़ पड़ा। पूर्व सीएम हुड्डा भी पहुंचे और पीड़ितों को सरकारी नौकरी दिलाने की मांग करके शायद अपने पुराने कर्ज से मुक्त हो गए। परिवार वालों से मांग है कि जो इनका लड़का है जिसकी बच्ची और पत्नी अस्पताल में हैं, 2 बच्चे जिनके चले गए, उसको सरकारी नौकरी दी जाए और उचित मुआवजा दिया जाए। लेकिन सवाल उठते हैं कि गांव में पहले से पुलिस तैनात थी, फिर घटना क्यों हुई? पुलिस को पुरानी रंजिश की जानकारी थी, कोई कदम क्यों नहीं उठाया? पुलिस घटनास्थल छोड़कर जागरण देखने क्यों गई? क्या पुलिस का मौके से गायब होना किसी साजिश का हिस्सा है? इस खूनी इंतकाम में महज कुछ जिंदगियां नहीं जली हैं, बल्कि कानून को भी सूली पर टांग दिया गया है। पृथला के इन पापियों ने सरकार के 1 साल का खांचा भी खींच दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। मुआवजे तो क्या मेरे बच्चे वापस आ जाएंगे? मेरे बच्चे आते हैं तो मुआवजा दे, क्या हम ही दे देंगे उनको? कितना मुआवजा ले लो। यकीनन ये तस्वीरें, ये चीखें आपको हिला के रख देंगी और आपको सोचने पर भी मजबूर कर देंगी। क्या मुआवजे का मरहम इनके दिल के जख्मों को भर पाएगा? उस पीड़ित का ये कह देना कि इस मुआवजे को ज्यादा मैं वापस कर दूंगा, मेरे बच्चों को वापस कर दिया जाए, उन मासूम जिंदगियों को वापस कर दिया जाए। उन मासूमों का कसूर क्या था? आखिर इस सबका गुनहगार कौन है? आज बड़ा सवाल जो हम यहाँ आज उठा रहे हैं हरियाणा न्यूज में, मुद्दा में, वो ये है कि इन सब का गुनहगार कौन? वो प्रशासन, वो पुलिसकर्मी जो वहां से छोड़कर चले गए? अगर पहले भी ऐसा हादसा हो चुका था तो इतनी चूक कैसे हो गई? और क्या मुआवजा देने भर से सरकार का जिम्मा खत्म हो गया? इस सब का गुनहगार कौन है? इस तरह की घटनाओं को रोकने का जिम्मेदार कौन होगा? इस तरह की घटनाएं कैसे रुकेंगी? इनका गुनहगार कौन है? ये बड़ी बातें हैं। सिर्फ सियासी बयान दे देना, दुख जता देना, क्या इससे सब कुछ खत्म हो जाता है? मुद्दा में आज ये बड़े सवाल उठा रहे हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो परिवार कह रहा है कि मोहे दलित ना कीजो,
इसके बड़े मायने हैं। इन छोटे से शब्दों के आज बड़े मायने हैं। एक तरफ जश्न था सरकार के 1 साल के पूरे होने का और दूसरी तरफ मातम। ये दो तस्वीरें आज हरियाणा के प्रदेश की असलियत को बयां कर रही थी। मेरे साथ प्रदीप नरूला हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। नमस्कार जी। और मेरे साथ दिनेश अग्रवाल हैं इनेलो से। हमारे और मेहमान जल्द ही हमारे साथ जुड़ेंगे। आपसे जानना चाहूंगी प्रदीप नरूला जी, जो दो तस्वीरें आज हमें देखने को मिली हरियाणा के, एक तरफ सरकार के 1 साल के पूरे होने का जश्न, दूसरी तरफ हरियाणा फरीदाबाद के पृथला की ये मातम भरी तस्वीरें क्या बयान करती हैं? बिल्कुल सुनपेड़ गांव की जो ये तस्वीरें हैं ये एकदम एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर बयान करती हैं और सीधे स्पष्ट तौर पे कोई लाग लपेट नहीं कि प्रशासन यहाँ बिल्कुल फेल हुआ। हाँ। क्योंकि अचानक ये घटना घटती हाँ। तो शायद ये किया जा सकता था कि अचानक ये घटना घट गई, लेकिन जिस घटना के पहले हो जाने और उसकी उन लोगों को सुरक्षा देने के बाद भी ये घटना घट गई, तो यहाँ कम से कम मुझे कहते हुए अतिशोक्ति नहीं है कि बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। और उसके बाद कहीं न कहीं साजिश की वो भी आ रही है। एक जांच होनी चाहिए कि कहीं ये सुनियोजित तो नहीं था। और जहाँ तक मेरा सरकार के अनाउंसमेंट का प्रश्न है कि ये मरहम जो लगाने की उन्होंने कोशिश की है, मेरा मानना है कि ये बहुत बड़ा एक कांड हुआ है। उस पे पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए। हालांकि सरकार ने 7 लोगों को इसमें सस्पेंड किया है, लेकिन अभी तक सब कुछ नाकाफी है। क्योंकि ये एक तरह के सरकार का 1 साल जो आज जिस पे सरकार रिपोर्ट कार्ड पेश कर रही थी, और ये बिल्कुल रिपोर्ट कार्ड के अपोजिट जो सरकार दावे कर रही थी। बिल्कुल एक जो अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन की हम बातें कर रहे हैं, सुशासन की बातें कर रहे हैं, पृथला की इन तस्वीरों ने एक खौफनाक सच को बयां किया है। आखिर इनका गुनहगार कौन है? इस तरह की वारदातें जो लगातार हो रही हैं, इन पर अंकुश कैसे लगेगा? ये महफूज कैसे होंगे? ये कोई पहली ऐसी घटना नहीं है। मिर्चपुर कांड की यादें आज भी लोगों के जहन में जिंदा हैं। ये दोबारा हिस्ट्री रिपीट्स, ऐसा क्यों हुआ? दिनेश जी। देखिए नवजोत जी, एक बात तो निश्चित है कि अपराधी जो होते हैं, पेशेवर अपराधी का काम अपराध करना है। और सरकार कभी भी हो, कोई भी हो, कैसी भी हो, अपराधी तो अपराध करता है। अगर सरकार ये कह के पल्ला अपना छुड़ाना चाहे कि भाई अपराध और सरकारों में भी हुए, तो वो अपराधियों के अपराध हैं, जबकि उसके लिए सरकार और प्रशासन की जिम्मेवारी होती है कि वो अपराध पे अंकुश लगाए, अपराधियों पे अंकुश लगाए। परंतु ये मामला जो है, ये कोई पेशेवर अपराधियों का नहीं है। ये जिस तरीके से दबंगों ने दलितों के ऊपर कहर ढाया, अत्याचार किया है, ये निश्चित तौर पर सीधा इसमें प्रशासन की मिलीभगत साफ साबित हो रही है। कि प्रशासन के गांव में मौजूद होने के बावजूद इतनी दर्दनाक घटना जो हुई है, वो कैसे हो जाती है? निश्चित तौर पर हरियाणा के अंदर अगर हम कोई भी बात बोलेंगे तो सत्ता आज ये बोलेगी विपक्ष का काम तो बोलने का है। परंतु बड़ा प्रश्न इस बात को लेकर है कि क्या हरियाणा के अंदर अल्पसंख्यक और दलित समुदाय अपने आप को सुरक्षित कैसे महसूस करेंगे? और सुरक्षित वो इसलिए महसूस नहीं कर सकते क्योंकि सरकार अनुभवहीन है, वो एडमिनिस्ट्रेशन को चला नहीं पा रही। और ये बात तो स्वयं रामविलास शर्मा जी मान चुके हैं। उन्होंने स्वयं ये कहा कि हम बड़े व्यापक स्तर के ऊपर प्रशासनिक फेरबदल करने जा रहे हैं। और उन्होंने बल्कि फेरबदल तो काफी हो रहे हैं, लेकिन हुआ क्या है? मेन मकसद तो ये है कि जब 6-7 लोग उनकी सुरक्षा के लिए वहां तैनात थे, वो जागरण देखने चले गए। ऐसे कैसे आप सारे के सारे जागरण देखने चले गए? आप सुरक्षा के लिए तैनात हैं, आप क्या वहां फिल्म देख रहे हैं या फिर आप आज ही तैनात हुए हैं? बड़े सवाल तो ये खड़े हो रहे हैं। समाप्त करूंगा अपनी बात का। हाँ, सुनीता दुग्गल भी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गई है। नमस्कार सुनीता दुग्गल जी। मैं ये कहना चाहता था कि एक तरफ रामविलास शर्मा जी का ये बयान कि हम बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल कर रहे हैं, साथ में उन्होंने ये भी ऐड कर दिया कि वो अधिकारी जो भाजपा कार्यकर्ताओं की नहीं सुनते हैं
या भाजपा कार्यकर्ताओं का अपमान करते हैं, उनके काम नहीं करते, उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दिनेश जी, मेरा सवाल बिल्कुल सेम है कि आखिर ऐसी घटनाओं के लिए गुनहगार कौन है और कब तक ये होती रहेंगी? सुनीता जी, आपके साथ आना चाहूंगी, बिकॉज आज जो हुआ, दिनेश जी एक सेकेंड, बिकॉज आज जो हुआ सुनीता जी, एक तरफ भले ही सरकार 1 साल का जश्न मना रही हो, अपना रिपोर्ट कार्ड रख रही हो, लेकिन इन मातम की तस्वीरों ने आज एक अलग हरियाणा की तस्वीर पेश कर दी है और चीख चीख के ये पूछ रही है कि आखिर इसका गुनहगार कौन है, उन 2 मासूम जिंदगियों का गुनहगार कौन है? क्यों इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कुछ नहीं किया जाता? कब ये दलित खुद को महसूस करेंगे? नवजोत जी, ये बिल्कुल ठीक बात है कि ये बहुत बड़ा हादसा है और ये जो है नहीं होना चाहिए था, लेकिन जैसा कि शायद आप लोगों को मालूम होगा कि पिछले साल इन्हीं दिनों में ही जो है ये एक आपसी रंजिश का मामला था और उसी के तहत जो है 3 पुलिसकर्मी जो है उनकी सिक्योरिटी के लिए लगाए हुए थे और एक पीसीआर की भी बकायदा ये ड्यूटी थी कि वो रात को जाकर उस एरिया में चेकिंग करे, लेकिन उन 7 लोगों की नेग्लिजेंसी पाई गई है और उन 7 के 7 को, जो 4 पीसीआर के थे और 3 जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे, उन 7 को सस्पेंड कर दिया गया है और इसमें तुरंत जो है हमारे जी 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 क्या वो जो बच्चे मर गए, वो जो मासूम, जो परिवार उजड़ गया, क्या वो जिंदगियां वापस आ जाएंगी? मुआवजे से, सस्पेंशन से कुछ हो जाएगा? मेरा बड़ा मकसद ये है, मेरा बड़ा सवाल ये है, पहले मिर्चपुर कांड हुआ, अब ये हुआ, ऐसा नहीं है कि कोई पहली घटना है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या रोड मैप एक तैयार किया गया प्रदीप नरूला जी? ये मेरा बड़ा सवाल है। बिल्कुल नवजोत, सीधी सी बात है कि ये इस कांड की पुनरावृत्ति है। हाँ। पहले भी इस कांड में 3 लोग मर चुके हैं। हाँ। उसके बाद भी प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया और इतना फ्री छोड़ दिया। क्या एक तरफ कोर्ट के आदेश पर उनको सुरक्षा दी गई और सुरक्षा देने के बावजूद ऐसे है कि सभी के सभी लोग वहां से अपने आप चले जाते हैं। सभी के सभी अपने आप कैसे चले जा सकते हैं? बड़ा सवाल तो यही उठता है। जो भी, चाहे वो प्रशासन फेलियर है, जो भी है, चाहे वो पुलिस प्रशासन का फेलियर है, एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर है, उसको नकारा नहीं जा सकता। रिस्पॉन्सिबिलिटी कायम होनी चाहिए, तय होनी चाहिए कि कौन रिस्पॉन्सिबल है। अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ मुआवजा दे देने से, मुआवजे का मरहम लगाने से ये जख्म नहीं भर सकते। बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है। मेरे साथ मिस्टर वेरका जुड़ गए हैं, राजकुमार वेरका हैं, SC/ST आयोग के उपाध्यक्ष, उनसे बात करेंगे। वेरका जी नमस्कार। नमस्कार। जानना चाहूंगे कि जो आज पृथला में बड़ा हादसा हुआ जिसमें 2 मासूमों की जान भी चली गई, इस पूरे इंसिडेंट को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो घटना है ये लंबे समय से दलितों और ठाकुरों के बीच में ये एक झगड़ा चल रहा था और दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे और हमने पुलिस कमिश्नर को वार्न अप किया था पहले ही कि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करिए, वहां पे दलितों की सिक्योरिटी कंप्लीट करिए और उनको खतरा है जान का। हमने ये पहले से उनको ऑर्डर लिख के भेजा हुआ है और उसके बाद वहां पे इन्होंने लगा दिया पुलिस वालों को और पुलिस वाले कह रहे हैं कि वहां जागरण हो रहा था, हम जागरण देखने चले गए और बाद में ये घटना को अंजाम दे दिया गया। तो मैं समझता हूं कि ये कहीं ना कहीं पुलिस का बहुत बड़ा फेल्यूर रोल है इसमें और हमने ये रिपोर्ट एक मांगी है, हमने कमिश्नर को कहा है कि फौरी तौर पर ये बताएं कि इसमें कौन कौन दोषी और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी क्यों ना हो। और पुलिस के जो रोल है वो शक के घेरे में है और उनका काम ठीक नहीं है। पुलिस का रोल शक के घेरे में है, ये बड़ी बात आप यहाँ कह रहे हैं कि पुलिस का जो रोल है वो शक के घेरे में है। क्या आपको लगता है कि सरकार कोई ठोस कदम उस तरीके से उठा पा रही है या नहीं उठा पा रही है कि जो दलितों पर इस तरह से लगातार ये जो घटनाएं हैं हम देखते हैं वो सामने आ रही हैं? पहले मिर्चपुर कांड हमने देखा था, उसके बाद अब ये जो पृथला में हुआ है, इसके बीच भी कई ऐसे इंसिडेंट से सामने आए हैं। पीड़न के देश में अगर मामले आते हैं तो सबसे ज्यादा मामले हरियाणा से हैं हमारे पास और हरियाणा विस्फोटक स्थिति में है इस वक्त। हरियाणा से सबसे ज्यादा मामले दलित अत्याचार के आते हैं, ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या वजह मानते हैं आप? उसका कारण ये है कि लोगों की मानसिकता अभी तक चेंज नहीं हुई
अभी तक मैं 2 जगह पे गया हूं जहां घोड़चढ़ी पे लोगों को जाने नहीं दिया जाता, गांव से गुजरते हैं तो पिटाई की गई, जख्मी कर दिया जाता है, मार कुटाई की जाती है, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है, सरकार तमाशा देख रही है। और आज 1 साल पूरा होना खट्टर सरकार का, वो अपने जश्न में डूबी हुई है सरकार। मैंने कहा था मुख्यमंत्री जी से, अपील की थी सुबह कि मुख्यमंत्री जी ये जश्न को छोड़िए, दलितों की हिफाजत के लिए वहां जाइए, वहां जाकर के उनको हाल देखिएगा। और आपकी सरकार का 1 साल तभी कंप्लीट होता है जब आज कसम खाए सरकार कि दलितों को हक पर अत्याचार नहीं होने देंगे। और अभी तक मुख्यमंत्री राजकुमार वेरका जी, क्या आपकी कोई, आपने कहा कि सीएम से आपने बात करने की कोशिश की, तो सीएम साहब का रिस्पांस क्या था? देखिए, मेरी उनसे बात नहीं हुई। अच्छा। मैंने तो चैनलों के थ्रू जब मैं वहाँ सफदरजंग हॉस्पिटल में तो ये देखने के लिए गया था, बयान रिकॉर्ड करने के लिए गया। रेखा जो इन बच्चों की मदर थी, जब मैं हॉस्पिटल में उनके बयान रिकॉर्ड करने के लिए गया तो उसकी मदर सिर्फ एक ही बात मुझे कान में कह रही थी, क्योंकि वो 80% जली हुई है, वो भी बेचारी बहुत मौत और जिंदगी के बीच में रुकी हुई है वो। और जब मैंने उनसे पूछा कि आप बताइए क्या हुआ था, तो वो कह रही थी मेरे बच्चों को बचा लो, मेरे बच्चों को बचा लो, एक शब्द बार बार बोल रही है वो। आपका ये कहना है कि सरकार अपने जो 1 साल के जश्न के कार्यक्रम है, इस दुख की घड़ी में उसको रोकना चाहिए। राजकुमार वेरका जी। जी, मैंने ये कहा है कि सरकार को पूरी कैबिनेट लेकर के वहां पर जाके डेरा लगाना चाहिए। सुनीता जी। जी बिल्कुल नवजोत जी, मैं आपको बता दूं कि हमारे जो हैं सीपी साहब भी और डीजीपी साहब भी, सभी पुलिस प्रशासन पूरा वहां पर मुस्तैद है। और बहुत ज़्यादा अफसोस है इस बात का हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को भी, और उन्होंने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात स्पेशल रूप से कही है कि हमें बहुत ज़्यादा खेद है इस बात का। और इसलिए उन्होंने तुरंत वहीं पर बैठे हुए ही तुरंत उन्होंने 10 लाख का मुआवजा भी उन्होंने अनाउंस किया। लेकिन ये इतनी दर्दनाक घटना है कि हमें एक जो है आत्मलोकन करना पड़ेगा कि ऐसा कि इस तरह की परिस्थितियां वापस ना बड़ा सवाल भी तो वही है ना कि मुआवजे से किसी की जिंदगी वापस नहीं आती है, और मुआवजे तो दे देते हैं। बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये पूरा प्रशासन का फेलियर है। पुलिस डिपार्टमेंट की जो वो कह रहे हैं रोल, वो भी शक के घेरे में है। तीसरी बात वो ये कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो घटनाएं रिपोर्ट हो रही हैं दलित अत्याचार की, वो हरियाणा से आ रही हैं। ये एक बड़ा स्टेटमेंट है SC/ST आयोग के इस उपाध्यक्ष का। जी प्रदीप जी कहिए। क्या सरकार का कोई नुमाइंदा अभी तक गांव में पहुंचा है? नहीं, देखिए पुलिस प्रशासन जो है वो पूरा वहां पर मौजूद है, और जो वहां के लोकल बड़ा सवाल प्रदीप नरूला का, क्या सरकार का कोई नुमाइंदा वहां पहुंचा? जो लोकल MLA वहां के हैं, जो लोकल हैं, जो असीम गोयल जी हैं, और वो भी बिहार गए हुए थे, हमारी उनसे बात हुई है, वो बिहार गए हुए थे, वो वहाँ थे नहीं। सरकार के नुमाइंदे की बात कर रहे हैं, विधानसभा के नुमाइंदे की बात नहीं। विधानसभा के नुमाइंदे में मैं आपको बता दूं कि पुलिस DGP साहब तक वहाँ पर मौजूद, सरकार का नुमाइंदा पूछ रहे हैं। सरकार का नुमाइंदा, क्योंकि आज वो वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी चंडीगढ़ में, तो इसलिए। लेकिन वही बड़ा सवाल है शायद, आप क्या जश्न ज्यादा जरूरी था 1 साल का, या जहां मातम छाया हुआ है वहां पर जाके उनको पूछना जरूरी था? एक्सपेक्टेशन थी जनता को कि वो बताएं कि 1 साल में क्या हुआ। एक्सपेक्टेशंस ये भी है कि जिंदगियां महफूज हो जाएं। बिल्कुल सुनीता जी, जिंदगियां महफूज नहीं होंगी तब तक कुछ नहीं है। सुनीता जी, क्या मुआवजा चलो डिक्लेयर किया, क्या उसके साथ साथ ये भी जरूरी नहीं समझा सरकार ने कि कोई भी अलग से SIT की जांच या कुछ भी ऐसा कोशिश की जाती? घोषणा नहीं हुई कभी तो अभी तक कोई ऐसी घोषणा की जाती कि कोई आयोग बिठा दिया जाता या कोई SIT अलग से बनाई जाती या क्राइम ब्रांच को ये सौंप दिया जाता? ऐसे सरकार ने अभी तक इसकी जांच की भी घोषणा नहीं की। नहीं, देखिए मैंने आपको बताया कि जो 3 तो लोग उसमें अरेस्ट हो चुके हैं, और 7 जो पुलिस के कर्मी हैं वो लोग सस्पेंड हो चुके हैं तुरंत प्रभाव से, और खुद जो मुखिया हैं पुलिस प्रशासन के DGP, वो खुद वहां पर डेरा जमा कर बैठे हुए हैं। तो आप इस बात के लिए तो देखिए जो भी दोषी होंगे उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इस बात के लिए हम आपको बिल्कुल एश्योर करते हैं कि जो भी इसके अंदर, चाहे वो पुलिस प्रशासन इसमें चाहे दोषी है, और चाहे जो भी दोषी हैं, जो
जिन्होंने इस क्राइम को जो है अंजाम दिया है, तो बख्शा कोई नहीं जाएगा नवजोत जी, क्योंकि इस बात को लेकर हमारा गृह मंत्रालय तक बहुत संजीदा है। और हमारे आप ये देखिए कि माननीय गृह मंत्री जी ने जो है वो भी हमारे मुख्यमंत्री जी से बात की। एक बड़ी खबर हमारे पास इस वक्त ये आ रही है कि कल मायावती पृथला और इस गांव का दौरा करेंगी जहां पर ये पूरा इंसिडेंट, आज ये जो दर्दनाक हादसा हुआ है, बात वो नहीं है नेता आएंगे चले जाएंगे, दो लफ्ज कहेंगे, फिर राजनीति होगी और कैमरों के आगे दो बातें कहकर चले जाएंगे। इससे क्या मसला हल हो जाएगा? अगर ऐसा होता तो मिर्चपुर के बाद इतने इंसिडेंट्स नहीं होते, इतने हादसे ना होते, तो आज पृथला की इस दर्दनाक दास्तां पर हम बात भी नहीं कर रहे होते। मुद्दा यहाँ खत्म नहीं होता है, मुद्दा इन सब बत्तियों, लाल बत्तियां, नीली बत्तियां और इन बयानबाजियों के बहुत आगे है। सुरक्षित कब होंगे, ये बड़ा सवाल है। जब तक सरकार किसी भी पार्टी की हो, कमिटमेंट नहीं होगी, एक नियत नहीं होगी, नियति नहीं होगी, तब तक ये इस तरह के मसले होते रहेंगे। अब आप देखिए, क्या दूसरा पक्ष, मैं मान रहा हूँ ये कि रंजिश पिछले से 1 साल से चली आ रही, क्या दूसरा पक्ष ये घात लगाए बैठा था कि वो कब ऐसा होगा? तीनों पुलिस वाले जागरण देखने जाएंगे और हम ये कांड करेंगे? इसमें कहीं ना कहीं साजिश है और उस साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए। सरकार ने अभी तक इस संदर्भ में कोई भी कदम नहीं उठाया है, ये बहुत अफसोसनाक है। नवजोत जी देखिए, कम से कम मैं ये कहूंगी कि इसमें साजिश जो पुलिस प्रशासन की, जो उनकी नेग्लिजेंसी एक अलग बात है, लेकिन साजिश जो है उसके लिए मुझे लगता है कि हमें ये नहीं कहना सोचना चाहिए कि पुलिस की कोई साजिश हो सकती है। क्योंकि आप एक बात ये बताइए कि जैसे हमारे वेरका जी ने भी जैसे ये कहा, इसमें नवजोत जी बहुत जरूरी बात ये है कि हमें मानसिकता को अभी बदलना होगा। अभी तक भी वो मानसिकता जो है दलितों को दलित समझने वाली, उनसे छुआछूत वाली बर्ताव करने की अभी तक गई नहीं है। उन्होंने जैसे एग्जाम्पल आपको बताया कि अब आप ये बताइए कि कोई घोड़ी पे चढ़ने से भी अगर वो उनको मारते पीटते हैं तो इसका मतलब है कि वहां पे पुलिस प्रशासन क्या करेगी? इसका मतलब पुलिस प्रशासन की साजिश वाली बात नहीं है। एक मिनट रुक जाइए सुनीता जी, पुलिस प्रशासन हरकत में आना चाहिए। यहाँ पर जब आज हमारी टीम ने दौरा किया, वहां पर मौके पर ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर तो ये बात सामने आई। उन्होंने, पीड़ितों ने ये कहा कि 6 दिन पहले हम कमिश्नर के पास शिकायत करने के लिए गए थे और कमिश्नर साहब ने हमें ये कह दिया कि अभी कोई मरा नहीं है, जिस दिन मरेगा उस दिन हम देखेंगे कि क्या होगा। ये बड़ी बातें इस तरह की वहां से, उस गांव से, उस पीड़ित परिवार से निकलकर सामने आ रही हैं। अगर इस तरह की बातें आ रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हम इंतजार किस चीज का करते हैं? इस तरह की कोई बात है तो चाहे वो किसी भी लेवल का ऑफिसर क्यों ना हो, उसके लिए सुनीता जी मैं बीच में काट रहा हूँ आपको कि इस तरह की कोई बात है तो कौन जानेगा? अभी तक तो आपका कोई नुमाइंदा पहुंचा ही नहीं है चीज जानने के लिए, और कोई आयोग भी गठित नहीं किया गया, कोई इम्पार्शियल इंक्वायरी अभी तक हुई नहीं है। उदित राज जो मेंबर पार्लियामेंट हैं वो खुद भी विजिट कर चुके हैं। उदित राज जी ने पता क्या हुआ है आपको, वो भी मैं बता दूं। दिनेश जी मैं चाहूंगी थोड़ा सा आप पीछे हो जाएं, क्योंकि सुनीता जी को देखना और आपको देख के बात करनी बड़ी जरूरी है। ये मसला इतना गंभीर है। उदित राज जी गए, सांसद गए, और वहां पर वो कह रहे हैं, हमारी ही टीम वहां पर थी और वो कह रहे हैं चलो चलो फोटो खींचो, जल्दी फोटो खींचो, फोटो खींचो। क्या नेता वहां फोटो खिंचवाने के लिए जाते हैं? क्या नेता वहां गाड़ियां लेकर, अपनी नीली लाल बत्ती लेकर वहां फोटो खिंचवाने जाते हैं, या फिर अपनी राजनीति के 2 बोल उनके दर्द पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने जाते हैं? ये कह देना, अगर ये बात है तो आपकी अगर टीम वहां थी तो उन्होंने उनका रिकॉर्डिंग भी बिल्कुल रिकॉर्डिंग किया होगा। और उसके बाद उन्होंने पता क्या कहा, मैं आपको उनकी क्लैरिफिकेशन भी देती हूँ जो हमारे यहाँ पे दे चुके हैं फोनों पे। उसके बाद जब ये खबर चली, उसके बाद उन्होंने कहा नहीं मैं तो ये कह रहा था कि आप लोग मेरी बात ले लें, कैमरा देखें, कैमरा रिकॉर्ड करें। ये जस्टिफिकेशन नहीं होती है सुनीता जी। जब आप ऐसे माहौल में जाते हैं, आपको तो शायद पता भी नहीं होना चाहिए कि कुछ कोई है या नहीं है। अगर आप दिल से दर्द बांटने के लिए किसी के पास जा रहे हैं या आप भी वहां जाएं, तो आप भी ये नहीं देखेंगे कि कौन है, आप बड़े मसले पर बात करें। नहीं बिल्कुल, देखिए हम जिम्मेवारी यही बनती है कि आप ये देखिए कि वहां पर हादसा क्या है, ना कि कौन आपको कवर कर रहा है या कौन नहीं कर रहा है। कब लगती सुनीता जी कि मुख्यमंत्री जी अनाउंस करते कि हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर कर लेंगे, अभी मेरा वहां जाना जरूरी है, वहां जाके शायद उस परिवार को थोड़ा सा, मुझे लगता है कि थोड़ा सा सुकून मिलता शायद कि सरकार ने या एक मुख्यमंत्री ने या सरकार के नुमाइंदों ने सब कुछ त्याग करके हमारा दुख दर्द जानने की कोशिश की है। लेकिन नहीं, अभी तक अफसोस ये है कि सरकार का कोई भी नुमाइंदा सुनपेड़ में नहीं पहुंचा है और अभी तक भी कोई ऐसी घोषणा नहीं हुई है। एक 10 लाख का मुआवजा डिक्लेयर करने से या 7 पुलिस वालों को सस्पेंड करने से, आपको भी मालूम है, आप भी
सरकारी नौकरी में नहीं है कि सस्पेंशन क्या होता है और कितना होता है। नहीं देखिए, यहाँ पर जो ये जिस लेवल के जो हैं कर्मचारी हैं, तो मुझे लगता है कि अगर ये दोषी पाए गए तो इनको 1 मिनट लगेगा जो है वो क्यों नहीं 120 बी में अभी तक इनको हैंड किया गया, क्यों नहीं अभी तक 120 बी में हैंड नहीं किया देखिए गया? वो तो जब तक इंक्वायरी किसी की सुरक्षा में लगे हुए थे, सीधे साधे वो कह रहे हैं कि हम जागरण में चले गए, उसमें इंक्वायरी की जरूरत ही नहीं है, वो खुद मान रहे हैं कि हम वहां नहीं थे। नवजोत जी, मैं तो एक बात समझता हूँ, देखिए जहां तक बात बार बार ये आ रही है कि इंक्वायरी के अंदर क्या होगा, इंक्वायरी में देखिए अपराधी को सजा देना न्यायालय का काम है, वो न्यायालय देगा, लेकिन उससे पहले जो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सरकार की जिम्मेवारी बनती है दलितों की सुरक्षा करने की। और जब एक मामला लगातार चल रहा है, वहां पुलिस की ड्यूटी लगी हुई है, और अगर कमिश्नर भी ये बोल दे कि अभी कौन सा कोई मर गया है, यहाँ पर कोई मरेगा जब देखेंगे, इस तरीके की घटना 2 सबक देती है। एक तो प्रशासन सरकार के कंट्रोल में नहीं है, सरकार फेल हो चुकी है, सरकार का फेलियर है कि प्रशासन उसके कंट्रोल में नहीं है, और प्रशासन की इतनी ये नेग्लिजेंसी नहीं, ये साजिश है। और मैं सहमत हूं नरूला साहब की बात से कि अब तक 120 बी में वो हैंड हो जाने चाहिए थे। 7 कर्मचारियों की बात नहीं है, साथ ही साथ उन पुलिस अधिकारियों की भी बात है, जिन अधिकारियों ने मैसेज जाना बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री के लिए मैसेज नहीं जाएगा, इतनी बड़ी चीज हो गई, एक तरफ बात करते हैं बड़ी बड़ी मंचों पर कि हम 2.5 करोड़ जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, आप 2.5 करोड़ को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपके प्रदेश में दलितों के बच्चों को सरेआम जलाया जा रहा है, उसके बाद आपके लिए और ये बड़ी घटना इसलिए हो गई क्योंकि जिस तरह से दबंगों ने इतना बेखौफ तरीके से, दर्दनाक तरीके से तेल डालकर जला दिया अंदर, जिंदा झुलस गए सुनीता जी, इसलिए ये एक बड़ा हादसा हो जाता है। बिल्कुल बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। और उन्होंने बाकायदा ऐसा लगता है कि सेंटर मिनिस्टर आप रात के भाजपा के बैठे हैं, रात 2 केंद्रीय मंत्री हैं, रात को 3 साढ़े 3 बजे की ये घटना है, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो घात लगा के बैठे थे कि किस तरह से जो है वो सिक्योरिटी थोड़ा सा भी फेलियर हो और हम वो इस काम अटैक को करें। अंजाम दें। जी तो लेकिन देखिए हम सिक्योरिटी फेलियर पर अंजाम दें ऐसा नहीं है, इसमें 100% साजिश है पुलिस की, क्योंकि जब पुलिस को वहां डिप्यूट किया हुआ है उसके बाद वहां से जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं दिनेश होता। जी चलो जागरण एक बड़ी मिनट चीज के नहीं लिए, है, 1 मिनट जो के लिए, जिम्मेवारी आपको सुरक्षा की 1 मिनट के लिए आप ये देखिए कि 1 साल से जो है वो सिक्योरिटी दी हुई थी कि कई बार ये लगता है कि मामला आप ठीक लग रहा है, कुछ पैसिफाई हो गया है, शायद इस तरह की दुर्घटना ना हो। लेकिन आप मुझे एक बात दिनेश जी, एक बात आप मुझे प्लीज एक बात के लिए तैयार बैठे थे, आप एक बात मुझे ये बता दीजिए कि इसमें आपकी बात मैं मान लूं कि ठीक है पुलिस की साजिश है, तो पुलिस को इसमें फायदा क्या है? फायदा बताइए, आप मुझे बताइए कि पुलिस में ये फायदा पुलिस वालों को है साजिश करने में? मैं ये कह रहा हूँ जो फायदे की आप बात करती है कि क्या पुलिस के अंदर जितनी FIR लॉज होती है, क्या वो सही घटनाओं की FIR लॉज नहीं होती? देखिए दिनेश जी, अगर कोई डकैती होती है ना, हम ये मान सकते हैं कि शायद इसमें कोई पुलिस की साजिश हो, इनको भी कहीं कुछ माल इसमें मिलेगा, लेकिन एक इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ है और आप कम से कम एक बात है ना सुनीता जी, अगर ये स्ट्रैटेजी के तहत हुआ है, अगर वो पुलिस वाले अचानक जागरण देखने चले गए हैं, तो शक की सुई वहां आकर अटकती जरूर है। आप 2 लोग जा सकते थे, एक आदमी रह सकता था, कुछ हो सकता था, अचानक ऐसे क्यों चले गए? नवजोत जी इसमें 2 बिंदु हैं, एक है नेग्लिजेंसी का और एक है साजिश का। अब ये जो इंक्वायरी है, इंक्वायरी के बाद पता लगेगा, इंक्वायरी इसी बात की होगी, हम बात तो स्पेकुलेशन पर ही कर रहे हैं या कि ये नेग्लिजेंसी है। लेकिन उससे भी बड़ा पर्सपेक्टिव ये है कि इस तरह की घटनाओं पर रोक क्यों नहीं लग रही, इन सब का गुनहगार कौन है, ये खत्म कैसे होगी, इन पर अंकुश कैसे लगेगा? बड़ी बात ये है, एक मिर्चपुर हो गया, दूसरा ये पृथला का कांड हो गया, अब हम और कितना इंतजार करेंगे? किसी को सस्पेंड कर देना, मुआवजा दे देना, ये उसका सॉल्यूशन नहीं है। नहीं, किसी की जिंदगी वापस नहीं आ सकती है इन चीजों से। इस बात के लिए हम सच में बहुत ज्यादा खेद है हमारी सरकार को भी और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बहुत खेद है, और हमारी पूरी कोशिश है कि दोषियों को जितने भी जो 7 उन्होंने जो है उनके नाम दर्ज करवाए हैं, उनमें से 3 अरेस्ट हो चुके हैं और जितनी जल्दी हो सके जो है बाकियों को भी अरेस्ट करने की हमारी पूरी कोशिश है। आपके कमेंट्स, आप कुछ कहना चाह रहे थे? सुनीता जी से यही कहना चाह रहा था कि शायद हम जब एक प्रश्न चिन्ह लगा है कि ये साजिश हो सकती है जी, तो उसके लिए कोई ना कोई ऐसा साथ के साथ अनाउंसमेंट हो जानी चाहिए थी कि हम इस तरह का कोई आयोग बैठा रहे हैं या SIT बना रहे हैं कि अलग से वो पैरेलल जांच करे कि क्या वो तीनों पुलिस वाले एक इंसिडेंस था कि वो तीनों जागरण में चले गए, या क्योंकि
क्वेश्चन मार्क यहाँ लगता है। प्रदीप जी, मेरा एक बड़ा सवाल आपसे वो ये है, अभी 1 साल पूरा हुआ है, आज रिपोर्ट कार्ड भी सरकार ने अपना रखा है, उस पर भी आएंगे, लेकिन पहले ये मुद्दा बहुत जरूरी था जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, क्या उसमें भी कोई रोड मैप सामने आया है कि ऐसी घटनाओं पर, दलित अत्याचार पर, जो ये इस तरह के इंसिडेंट्स हो रहे हैं, इन पर रोक कैसे लगे? क्या है रोड मैप? नहीं, मेरे ख्याल से इसमें कोई रोड मैप नहीं है। जो सरकार ने आज रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया है, इस तरह का कोई रोड शायद मैप। एक ऐसी बात आई थी, सीएम साहब ने कहा है कि 4 साल हो गए हैं, कमीशन की कोई बैठक नहीं हुई है। देखिए, एक पंचकुला में भी एक प्रोग्राम सीएम साहब का हुआ था और उसमें भी एक चार्टर उनके सामने रखा गया था दलित लोगों की तरफ से, और उन्होंने ये विश्वास दिलाया था कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है एक छोटी छोटी कमेटी बनाई जाएंगी, और वो कमेटी जो है इस तरह के मामलों को और इस तरह की चीजों को देखेंगी कि जहां कहीं पे भी पर्टिकुलरली अगर दलितों से किसी तरह का कोई अत्याचार होता है तो वो उनको उसके बारे में बताएं, और उसके बाद फिर ये जो प्रदेश स्तर का जो आयोग है उसके बारे में उसका संज्ञान ले। सुनीता जी, जी जी 20% समय निकल चुका है, जी सरकार 5 साल है, जी जी 1 साल जा चुका है, जी बिल्कुल। अभी भी सरकार सिर्फ वही बातें कर रही है, वही मोड पे कर रही है कि हम ये करेंगे जी, ये करना है, ये हमारा एजेंडा है, हमारी कथनी करनी में फर्क नहीं है। जी, आखिर रिजल्ट्स कब आएंगे? 20% नहीं, समय जा चुका है। नहीं नरूला जी, अभी भी आप उसी मोड में हैं कि इलेक्शन के वादों की मोड में हैं, वादे ही हो रहे हैं कि ये हम करेंगे। आज जितना भी रिपोर्ट कार्ड पढ़ा मुख्यमंत्री जी ने, सभी में उसमें कहा कि हम ये सशक्तिकरण करेंगे, महिलाओं के लिए ये करेंगे, पिछड़ों के लिए ये करेंगे, लेकिन अभी तक भी ग्राउंड पे रिजल्ट नहीं नजर नहीं। आ रहा। देखिए नरूला जी, महिलाओं के लिए उन्होंने कहा है, तो महिलाओं के लिए एक स्पेशल उसके तहत जो है उन्होंने 21 थानों की जो है पूरे हर जिले में उन्होंने स्थापना करवाई है, और उसका बड़े अच्छे रिजल्ट्स भी हमारे सामने आ रहे हैं। जी, मुझे ये कोई भी सरकार, प्रदीप, मैं आपको एक रिजल्ट बता दूं, पिछले 5-7 दिन पहले एक केस आया था जी, जो पर्टिकुलर किसी थाने का था, उन्होंने उसको महिला को जवाब दिया कि आप महिला थाने में जाओ। ये रिजल्ट है। नहीं, ऐसा तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये तो एक उनको ये बहुत बड़ा कड़वा सच है जो नरूला साहब कह रहे हैं, ये हकीकत है। उनको फैसिलिटेट करने के लिए बनाया गया है, जबकि जो दूसरे थाने हैं उनमें मना नहीं है। आती है तो उसको कह दिया जाता है कि आप महिला थाने जाइए, और ये आपको ये घटनाएं गुड़गांव के अंदर दिखा सकते हैं, पूरे हरियाणा में इस तरीके की घटनाएं हैं। और केवल आप अपनी सरकार की 1 साल की झूठी उपलब्धियों के नाम पर, जो कि उपलब्धियां भी नहीं है, उन झूठे बखानों को करने के लिए आपके पास पूरा दिन है। लेकिन रात 3 बजे की घटना से आज शाम के 9 बजे अब तक सरकार के पास कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो जाकर वहां घटना स्थल पे दौरा करता, वहां की वस्तु स्थिति का जायजा करता, और कम से कम अब तक एसआईटी का गठन हो जाना चाहिए था, और ये घटना दोबारा ना घटे उसके लिए अभी तक सरकार ने वास्तव में ना कोई रोड मैप दिया, ना सरकार के पास है। और हम पिछले 1 साल से कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों की और दलितों की सुरक्षा प्रदेश में नहीं है, और उन पे लगातार हमले हो रहे हैं। ये सरकार का फेलियर है, कौन करेगा सुरक्षा? दिनेश जी, मैं आपको कह रही हूँ कि अगर ये मामला इतना संजीदा है और इसको लेकर हमारी सरकार बहुत ज्यादा संवेदनशील है, इसीलिए आप ये देखिए कि गृह मंत्रालय से माननीय राजनाथ जी ने भी फोन करके स्पेशल पूछा है, और उन्होंने एक ये हिदायत दी है खासकर कि इस तरह की प्रोग्राम की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। ये मुख्यमंत्री जी को उन्होंने स्पेशली बात कही। साहब से कह रहे हैं कि आप गाय के मांस के ऊपर बयानबाजी ना कीजिए। दिनेश जी, वो तो अमित शाह भी कह रहे हैं। देखिए अगर हमारे वरिष्ठ नेता इस तरह की बात कहते हैं तो ये कहा जाता है कि ये तो उन्होंने भी सब कुछ ठीक और हो अगर वो नहीं कहते हैं तो कहते हैं कि अभी तक मोदी जी ने इस बात पे बयान क्यों नहीं दिया, उन्होंने अभी तक कोई कुछ नहीं कहा। तो देखिए, इनसे कम से कम बयानों से काम नहीं चलेगा, इससे कम से सुरक्षा कम चाहिए। मैं बात कर रही हूँ कि वो पूरे भारतवर्ष को आए थे, आपने नारा दिया था भय भूख और भ्रष्टाचार मिटाएंगे जी। आपका नारा था भय भूख और भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार आपकी सरकार में बढ़ा है, भय आपकी सरकार में बढ़ा है, आदमी भूखा हुआ है, महंगाई बढ़ी है, तीनों चीजें। देखिए, ये कंसर्न शो करता है कि अगर एक पूरे भारतवर्ष का गृह मंत्री अगर इस बात की तरफ जो है अपनी संवेदनशीलता व्यक्त करता है, तो ये कंसर्न शो करता है कि वो इस बात को लेकर कंसर्न है। आप इस चीज को इतना
आप ये ना सोचिए, इसका मतलब ये है कि सरकार कितनी संवेदनशील है कि उनके मन में दर्द है। मुख्यमंत्री कितने संवेदनशील है, रात को 3 बजे से अब तक मुख्यमंत्री जी ने उसके बारे में अपनी चिंता ही व्यक्त नहीं की। उन्होंने जैसे ही उनको मिनट की खबर लग रही है और जैसे ही उनको पता लगा, उन्होंने तुरंत केवल 10 लाख रुपए की घोषणा करके लीपापोती करने का प्रयास है। ये घटना, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। एक वाकई समाज पे कलंक है ये घटना, लेकिन मेरा मानना है कि इस पे राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल राजनीतिक इसमें पार्टिसिपेट करें, सरकार पे दबाव बनाए पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए, ताकि इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सके। सरकार पर दबाव बनाए कि वो एक ऐसा रोडमैप तैयार करे जिससे अल्पसंख्यक और दलितों की सुरक्षा सरकार मुहैया कराए और एक तय करे, मापदंड तय करे कि वाकई ये सुरक्षित हैं। लेकिन इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, आपने सही कहा प्रदीप नुल्ला जी। ये एक बड़ा पर्सपेक्टिव है जिस पर हम चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, कि राजनीति नहीं होनी चाहिए हर मुद्दे पर। क्यों हम जितने राजनीतिक लोग हैं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने लगते हैं, वो फिर किसी की चिता पर ही राजनीतिक रोटियां क्यों ना सेकी जाएं। इस तरह की राजनीति को बदलने की जरूरत है। अगर हम समाज को इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाने की बड़ी बातें कर रहे हैं, तो फिर शायद इन सब चीजों से ऊपर उठकर इस तरह का प्रेशर बनाना होगा कि एक रोड मैप बने। क्या ऐसा हो पाएगा? यह बड़ा सवाल है जिस पर चर्चा करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। 35 साल के अनुभवी डॉक्टर द्वारा इंजेक्शन थेरेपी और क्षार सूत्र द्वारा 35,000 बवासीर व भगंदर के रोगियों का स्थायी इलाज। 5-6 साल से मैं खूनी बवासीर से बहुत परेशान था। कभी खून बंद हो जाता, कभी फिर शुरू हो जाता, और पिछले 1 हफ्ते से तो पिचकारी की तरह खून जा रहा था। बहुत परेशान हुआ, बहुत इलाज कराया, कुछ नहीं हुआ। फिर मेरे एक दोस्त ने, जिसने यहाँ से इलाज कराया था, मुझे यहाँ का पता दिया। मैं डॉक्टर साहब से मिला, डॉक्टर साहब ने मेरा इंजेक्शन से इलाज शुरू किया, और देखिए दूसरे दिन ही मेरा खून बंद, और आज मैं बिल्कुल ठीक। मैंने स्वामी सत्यानंद हॉस्पिटल से सार सूत्र द्वारा इलाज करवाया, आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुदा में जलन, खून आना, दर्द होना, खुजली होना, बवासीर हो सकती है, बार बार पस निकलना, मस्से होना, भगंदर हो सकती है, लापरवाही से हो सकता है खतरनाक परिणाम। आज ही मिले डॉक्टर महेंद्र सिंह, स्वामी सत्यानंद हॉस्पिटल, 178 सेक्टर 7A नियर सेक्टर 7-10 चौक, फरीदाबाद। फोन 221-6400 और 989-11-23092। क्या आपका पशु बार बार फूल दिखाता है और बार बार फिर रहा है? इसका मतलब है कि उसका गर्भाशय कमजोर है। इसके लिए अपने पशु को दें गोधन आयुर्वेदिक औषधि, जिसमें है अबरक, लौह व वंग भस्म, जो दे आपके पशु के गर्भाशय को ताकत, जिससे पशु में फूल या पाछा दिखाने की समस्या दूर होती है और पशु स्वस्थ बच्चे को जन्म देता है। गोधन का पूरा कोर्स, एक विश्वसनीय औषधि। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है? देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यांत पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। आज ही लेकर आइए पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं
फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। ब्याने के तुरंत बाद अपने हर पशु को खिलाएं गुलकंद रसायन, जो करे पशु के गर्भाशय की पूरी सफाई, जिससे पशु बने हृष्ट पुष्ट व बनाए दूध ज्यादा। गुलकंद रसायन जेर व मैल गिराने में सहायक है। जी हाँ, हरिसंस फार्मास्यूटिकल्स का गुलकंद रसायन जेर गिराने व गर्भाशय की सफाई के लिए। अब पशु को गुलकंद नहीं, गुलकंद रसायन खिलाएं। क्रिटिकल सिचुएशन में गिरीश मेदांता अस्पताल में एडमिट है। किडनी के लिए बोल दिया ना, किडनी खत्म है दोनों बच्चे की। गिरीश को जरूरत है आपकी दुआओं, आपके प्यार और आर्थिक मदद की। इसका खर्चा कम से कम 8-10 लाख रुपए बताया है, इसलिए मैं चाहती हूँ पब्लिक मेरा सहयोग दें और मेरे बच्चे के इलाज में मेरी मदद करें। गिरीश नहीं होते। हरियाणा पुलिस की लापरवाही ने आज हरियाणा में काफी बड़ा मुद्दा दे दिया है। एक दलित परिवार के घर को आग लगा दी जाती है, 2 बच्चों की इसमें जान चली जाती है। यहाँ पर हमारे साथ कई लोग मौजूद है। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जो ये परिवार था, इस परिवार को पुलिस प्रोटेक्शन मिली हुई थी, पुलिस प्रोटेक्शन मिलने के बावजूद किस तरह आगजनी की घटना हो गई? जिस तरीका से हरियाणा में जो हरियाणा सरकार है, इस हरियाणा सरकार का पूरा रवैया ऐसा है, एक गाय मरने पर उस गाय मारने वाले को जिंदा जला दिया जाता है, लेकिन हिंदू धर्म में जन्मे दलित समाज के लिए आज वो जिंदा जला दिया, लेकिन कोई न्याय नहीं है। क्योंकि पशु के लिए न्याय है लेकिन इंसान के लिए नहीं, क्योंकि ये दलित हैं। ठाकुरों का इतना दबदबा है, आए दिन दलित समाज पर इस हरियाणा में क्यों होते हैं अत्याचार? क्यों नहीं न्याय मिलता है इन लोगों को? जब 6 दिन पहले इनको एक धमकी मिली थी तो हमने सीपी साहब, जॉइंट कमिश्नर साहब को एक एप्लीकेशन दी, लेकिन उस एप्लीकेशन का एक भी रवैया सामने नहीं आया, ना उस पर कोई कार्रवाई की। 6 पुलिस वालों की ड्यूटी थी, जिनमें से 2 पुलिस वाले प्रेजेंट थे, लेकिन वो यहाँ पे नहीं थे, वो सो रहे थे। लेकिन जब 6 दिन पहले एप्लीकेशन लग चुकी है, इनको कहा कि चमार ढेड़ो। जब आपके घर पे आग लगाई होगी, आप लोग चिल्लाए भी होंगे, तो तब क्या पुलिस यहाँ पर नहीं आई? क्या पुलिस ने आग बुझाने की कोशिश नहीं की? कोई नहीं आया, कोई नहीं, हम ही गए थे, पुलिस उस दिन नहीं आई। और जब आग लगा दी गई, जब फिर एम्बुलेंस में लेके गए, हॉस्पिटल लेके गए, तब क्या पुलिस भी तब भी संवेदनशील बनी रही? पुलिस जब भी बनी पुलिस साइड हो जाना, थोड़ा साइड हो जाना, थोड़ा साइड हो जाना, थोड़ा साइड हो जाना। साइड हो जाना, थोड़ा साइड हो जाना, थोड़ा साइड हो जाना, थोड़ा साइड हो जाना। ये दिखाना जरूरी था। ये दिखाना इसलिए जरूरी था क्योंकि जब हमारी टीम ने वहां का दौरा किया, ग्राउंड जीरो पर गई जहां ये पूरा इंसिडेंट हुआ, वहां के लोगों के मन में क्या है? क्या एक जानवर से ज्यादा बदतर हो गई है इंसान की जिंदगी? क्या एक इंसान की जिंदगी की कोई कीमत नहीं? क्या उसे इंसाफ नहीं मिलेगा? क्या सिर्फ मुआवजे का मरहम लगाकर उन्हें खामोश रहने के लिए कह दिया जाता है? और जब सांसद जी दौरा करते हैं तो ये कहते हैं, जो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, पीछे हट जाओ, फोटो ले लो मेरी। ये क्या है? क्या नेता सिर्फ वहां अपनी राजनीति चमकाने के लिए जाते हैं? यही बात मैं कह रही थी और यही सुनीता जी आपको दिखा भी रही हूँ। हालांकि उसके बाद उन्होंने क्लैरिफाई करने की भी कोशिश की, जो मैंने आपको कहा कि नहीं, मैं इसलिए नहीं कह रहा था, मेरा कहने का ये मकसद था। मकसद वो नहीं है, बात वो नहीं है। आपको तो उस जगह पर पहुंचकर, जहां पर इतनी दिल दहला देने वाली घटना हुई है, वहां पर जाकर तो आपको याद ही नहीं रहता कि मैं क्या करना है। वहां पर जाकर तो आप उनको हिम्मत बढ़ाने के लिए आए हो,
हो, वहां पर लोगों को हिदायत देने के लिए आए हो, पुलिस को, प्रशासन को, कि अगर ये लापरवाही हुई है तो क्यों हुई है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होंगी। ये बड़ी बातें। नहीं नवजोत जी, देखिए मैं आपको बताऊं कि आप जैसे बात कर रहे थे तो जो वहाँ के लोकल टेकचंद शर्मा जी हैं और रतनलाल कटारिया मेंबर पार्लियामेंट हैं, वो उन दोनों लोगों ने भी उस जगह की विजिट किया है और विजिट करके उन्होंने पूरा उनको सांत्वना भी दी है और जाके उन्होंने ही बल्कि उनको ये बताया है कि मुख्यमंत्री जी ने उनके लिए 10 लाख रुपए का मुआवजा जो है वो अनाउंस किया है। तो ये मैं आपको थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहती थी कि ठीक है सुनीता जी, आपने अपनी बात रखी, लेकिन ये जो तस्वीरें हमने दिखाई, जो मैं पहले आपको कह चुकी थी, और उसके बाद वो लोग वहां के क्या कहते हैं, ये बहुत बड़ी बातें हैं। खजान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से। जी खजान जी। देखिए, बहुत ही शर्मनाक घटना है और इसकी जितनी कड़े शब्दों में निंदा की जाए उतनी ही कम है। मैं समझता हूँ जिस तरीके का कुशासन ये सरकार दे रही है वो लोगों को असहन होने शुरू हो गया है। बहुत ही मतलब इतना शर्मनाक है कि लोग सहन नहीं कर पा रहे हैं अब। और ये तो इस तरीके की घटना पहले जो 6 दिन पहले लोगों ने बताया कि 6 दिन से कंप्लेंट कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर पुलिस विभाग और प्रशासन नहीं जागता तो सरकार नाम की चीज इस स्टेट में नहीं है। दूसरी बात, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूंगा। 8,862 बच्चों की डेथ 7 महीने में, 7 महीने के पीरियड में जो मैटरनल इन्फेंट डेथ रिपोर्टिंग सिस्टम है उसमें 8,862 जनवरी से जुलाई तक 8,862 बच्चों की डेथ हुई है। प्रदेश में कितनी भयावह स्थिति है ये अखबार आज का ट्रिब्यून, इंग्लिश का ट्रिब्यून में रिपोर्टेड है। जब 7 महीने में 8,862 बच्चे जा सकते हैं तो 12 महीने का समझो, मैं समझता हूँ 15,000 के करीब बच्चे चले गए। और कल का भविष्य हमारा क्या है, क्या गवर्नेंस है, क्या हेल्थ डिपार्टमेंट कहाँ है, कहाँ सोया हुआ है हेल्थ डिपार्टमेंट। उससे भी बड़ी बात ये है कि आज जो इंसिडेंट नहीं, उससे इससे भी ज्यादा इंसिडेंट ये बड़ा है कि इतनी दरिंदगी हो गई है। प्रदीप निरोला जी, मैं इससे पहले कि सरकार का आज जो रिपोर्ट कार्ड रिलीज हुआ है उस पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे, दिखाएंगे उस पर एक रिपोर्ट, लेकिन उससे पहले इस पर मैं फाइनल कमेंट्स आपके जरूर चाहती हूँ, क्योंकि इस हादसे ने बहुत से सवाल खड़े कर दिए हैं। और वो ये है कि क्या बिना राजनीति के एक रोड मैप तैयार हो पाएगा जिससे कि ये श्योरिटी दी जा सके कि इस तरह की घटनाएं, मिर्चपुर कांड जैसी या पृथला जैसे इंसिडेंट्स दोबारा नहीं होंगे? इसकी कोई श्योरिटी मुझे नहीं दिखाई दे रही है। सरकार इतिहास से सबक नहीं ले रही है। हाँ। ये घटना 1 साल पुरानी रंजिश की घटना है, उस पर भी सरकार पहली वाली घटना से भी ये इसका सबक नहीं लिया। लेकिन आज भी घटना हो जाने के 24 घंटे के अंदर अंदर भी सरकार ने कोई सबक नहीं लिया। शायद सरकार इतनी असंवेदनशील क्यों हो गई है मेरी समझ में नहीं आ रहा। ये तो सुनीता जी बताएंगी कि आगे क्या सोच रही है सरकार। नहीं, वो कह रही हैं कि इनसेंसिटिव नहीं है क्योंकि मुआवजा का ऐलान किया गया, वहां लोग गए। हाँ, देखिए मैं इसमें आपको 3 चीजें जो हैं और दूसरी मैं आपसे बल्कि मैं ये चाहूंगी कि जैसे आपने कहा कि सरकार जो है वो SIT भी गठित करेगी और पूरा आयोग इसके ऊपर जो 3 सबसे इम्पोर्टेंट चीजें इमीडिएट जो होनी चाहिए थी। नंबर 1 तो 10 लाख का मुआवजा, नंबर दूसरा हमारे जो वहाँ के रतनलाल कटारिया जी और टेकचंद जी हैं उन्होंने वहां पर विजिट किया है और उनके साथ बातचीत किया है। नंबर 3 जो है 3 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। नंबर 4 जो है जो पुलिस प्रशासन के जो 7 जो कांस्टेबल्स हैं वो सस्पेंड हो चुके हैं। तो ये कार्रवाई अब तक सरकार जो है वो अपनी तरफ से कर चुकी है और पूरी कोशिश ये रहेगी कि किसी भी तरह का कोई भी लेवल का कोई दोषी है तो वो बख्शा नहीं जाएगा किसी भी कीमत पर। माननीय मुख्यमंत्री जी को ऐसे संवेदनशील मुद्दे में माननीय मुख्यमंत्री जी की ड्यूटी बनती थी, वो तुरंत सब काम छोड़कर वहां जाते और उनके आंसू पूछते और इस तरीके की मरहम लगाते ताकि एक प्रदेश को मैसेज आता। लेकिन सरकार की प्राथमिकता कुछ और है और सरकार ने अराजकता का माहौल फैलाया हुआ है। ये सबसे ज्यादा जो गंभीर मामला है वो ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अभी तक भी वहां मौके पर नहीं पहुंचे हैं और इतना बड़ा कांड हो गया हरियाणा में, उसके बाद भी अगर वो नहीं सोचते कि इसके ऊपर जाकर उनकी पीड़ा को कम से कम थोड़े जख्मों पर उनके पे मरहम लगा दें, मैं समझता हूँ इससे ज्यादा सरकार की जो संवेदनहीनता है उससे ज्यादा और हो नहीं सकती। नवजोत जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक तरफ ये बात सच्चाई है कि इतने बड़े गंभीर मामलों के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए, परंतु अगर राजनीतिक लोग नहीं जाएंगे वहां पर, उनको हिम्मत नहीं बनाएंगे, उनको ढाढ़स नहीं बनाएंगे, राजनीतिक लोग जाएं, राजनीति करने के मकसद से ना जाएं दिनेश जी, वहां पर एक नई दिशा देने के लिए जाएं, पॉजिटिव एटीट्यूड से जाएं। पूरी तो होने दीजिए, मैं वही कह रहा हूँ।
जैसे हम इस बात को महसूस कर रहे हैं, ये कमी है कि मुख्यमंत्री जी को पहुंचना चाहिए था, वो भी पॉलिटिकल पर्सन है। अगर मायावती जी आ रही हैं वो भी पॉलिटिकल है, लेकिन अगर पॉलिटिकल आदमी जाता है तो उसका काम ये है कि वो उनको ढाढ़स बंधाए, हिम्मत बंधाए, साथ में आगे से ये पुनरावृत्ति ना हो उसके लिए कोई रोड मैप की तैयारी करे। लेकिन जिस तरीके से उदित राज जी का आपने दिखाया, ये स्पष्ट तौर पर राजनीति है, जो कह रहे हैं कि पहले मेरे फोटो ले लीजिए आप। नवजोत, प्रश्न ये है कि राजनीतिक लोग भी व्यक्ति हैं, वो भी समाज से जुड़े हैं, वो जाएं, लेकिन सिर्फ वहां उनके मरहम लगाएं और उसी पर सरकार पर उसी कांड के लिए दबाव बनाएं, ना कि ये कहें कि सरकार निकम्मी है, सरकार कुछ नहीं कर रही है। यही मैंने कहा कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड से जाना, आप मांग रखें, आप प्रेशर बनाएं, समझ आता है। पर्टिकुलर कांड की और दलितों की सुरक्षा के लिए कोई ना कोई ऐसा रोडमैप तैयार होना चाहिए। सरकार को अब तक ये दबाव डालना चाहिए विपक्ष को, लेकिन विपक्ष का भी काम अभी तक सिर्फ ये नहीं हुआ कि सिर्फ ये कह देना कि सरकार निकम्मी है, सरकार असरदार है, सरकार अनुभवी है। यही हुआ है, जो जा रहे हैं वो यही कर रहे हैं, और जो नहीं जा रहे हैं वो भी यही कर रहे हैं। जाना तो चाहिए, प्रेशर बिल्डअप करने के लिए जाना चाहिए। संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। माननीय हाईकोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट कई बार निर्देश दे चुके हैं दलितों के बारे में, गरीबों के बारे में, खासकर, क्या? लेकिन उस पर ग्राउंड रियलिटी बताइए। आपके राज्य में भी ऐसा क्या होगा कि ये सारी चीजें रुक जाएं? ऐसा अमल नहीं हो रहा। एक साल से माननीय सुप्रीम कोर्ट की कई बार डायरेक्शन आ चुकी है। डायरेक्शन के बाद प्रैक्टिकलिटी क्या है? प्रैक्टिकलिटी की बात कीजिए ना, प्रैक्टिकलिटी क्या है? 10 साल तो आपकी सरकार भी रही है, आज एक साल की सरकार को आप इवैल्यूएट कर रहे हैं। साल में अगर कांड हो रहा है तो ये सरकार की मौजूदा सरकार की ड्यूटी है कि उस पर रोकथाम करे, उनको मरहम लगाए, उनको इस तरीके की गारंटी देगी। वो कांड इन्हीं की सरकार में हुआ था, और वो कांड कहां तक पहुंचा था, दलित उस गांव के दलित कितने साल उस गांव में वापस नहीं गए थे। देखिए, उसी के बारे में मैं कह रहा हूँ, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन विजिट कर गया पिछले एक साल में, यहाँ भी कर गया कितनी बार, लेकिन यहाँ भी हो जाएगी क्या? विजिट से सब कुछ हो जाता है। अकाउंटेबिलिटी वही, अगर उस सरकार को अकाउंटेबल ठहरा रहे हैं तो आपकी सरकार भी तो अकाउंटेबल थी। मौजूदा रोड मैप अगर इस आपकी सरकार की बस हो जाना चाहिए। देखिए, मैं ये कहता हूँ अब मौजूदा सरकार की ड्यूटी है, आपकी गारंटी, सुरक्षा, आपकी सुरक्षा गारंटी मौजूदा सरकार की ड्यूटी है। अगर सुरक्षा के लिए रोड मैप इस एक साल में तैयार नहीं हुआ तो पिछले 10 साल में भी तैयार देखिए, पिछले 10 साल में जो जितनी एफर्ट 10 साल में किए और उसकी सजा वो पार्टी, खजांची वो 10 साल उनको पावर से हटा दिया गया, उनको हटा दिया पावर से, उनको सत्ता ही नहीं थी। आप एक साल की सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, 10 साल की आपकी सरकार ने क्या रोड मैप तैयार किया था? नहीं होता ये, तो आज ये होता ही नहीं, आज ये होता ही नहीं। देखिए, हमारी सरकार में तत्काल कार्रवाई होती थी, तत्काल सारे जस्टिफिकेशन मत दीजिए, जस्टिफिकेशन मत दीजिए। इस तरीके की कभी नहीं हुई जिस ततरीके की शर्मनाक घटना इस सरकार में हो रही है। यहाँ तो सब तरह कमाल है, मिर्चपुर को आप भूल रहे हैं, इसीलिए तो हम इसको सेकंड मिर्चपुर कह रहे हैं। 8,862 बच्चे। प्लीज खजांची, टॉक ऑन द टॉपिक, आई रिक्वेस्ट। ये भी फैक्ट की बात है। 8,000 ये देश का भविष्य है, प्लीज देश का भविष्य है। वो जो वर्कर वो बच्चे देश का भविष्य नहीं थे। एक्सक्यूज मी, वो तो हम कर ही रहे हैं उसमें, वो तो पहले सीरियस मैटर है। वो तो मुख्यमंत्री जी की असफलता है, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी असफलता है। 10 साल में आपकी सरकार की कोई असफलता नहीं। शासन है। एक मिनट, इनके खुद के मेंबर पार्लियामेंट पीएल पूनिया जो हैं, वो जो कि जो एससी कमीशन के चेयरमैन हैं, उन्होंने खुद ये कहा इनकी सरकार के समय में कि ये बलात्कार प्रदेश है, और उस समय वो खुद मेंबर पार्लियामेंट कांग्रेस के रहे और यहाँ पर भी कांग्रेस की सरकार थी। तो खजान जी, आप, मैं नहीं चाहती कि इन बातों को दोहराया जाए, इन बातों को कह के मैं इस बात पर कटौती नहीं करना चाहती। मैं भी ये नहीं चाहती कि बीजेपी कांग्रेस को मिर्चपुर और कांग्रेस बीजेपी को पृथ्वी याद दिलाए। इससे आगे बढ़ने की जरूरत है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। हम ना तो पृथ्वी को याद करना चाहेंगे ना मिर्चपुर को, लेकिन बड़ी बात ये है कि क्या अभी भी कोई रोड मैप तैयार होगा जो 10 साल में नहीं हुआ, 1 साल में नहीं हुआ, आगे कितने साल? मेरा सवाल का जवाब सीधा है, आगे कितने साल इंतजार? नहीं नवजोत जी, मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाती हूँ। आपको मैंने पहले भी एक बार, आपको ध्यान होगा कि बिजली के बिलों के लिए भी मैंने कहा था, तो उसके 2 दिन बाद ही जो है मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया कि उनके रेट्स कुछ कम होंगे, चाहे स्लैब में डाउन हुआ हो, लेकिन मुख्यमंत्री ने ये कह दिया कि ये बिजली रेगुलेटरी कमेटी का स्लैब में चलिए उस पर आते हैं। एक मिनट, 1 साल का
जश्न और मनोहर सरकार का मनोहर साल कैसा था, उस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। थोड़ी सी चर्चा उस पर करनी बेहद जरूरी है। हमारी कथनी करने में कोई अंतर न पहले रहा है न आगे रहेगा। हरियाणा में जश्न मन रहा है। जश्न सरकार का है, क्योंकि सरकार जल्द ही अपनी पहली सालगिरह मनाने जा रही है। उससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सरकार का लेखा जोखा पेश किया और पिछली सरकार के खोदे गए गड्ढों की भी याद दिलाई। हमको पिछली सरकार से विरासत में एक जर्जर अर्थव्यवस्था मिली, जिसमें मुख्य रूप से यदि कोई एक उदाहरण बताना हो तो बिजली विभाग पावर सेक्टर का ही 28,000 करोड़ रुपए का घाटा ये हमको मिला है। हमने तय किया कि हम पारदर्शी सरकार चलाएंगे। किसी प्रकार के भाई भतीजावाद से ग्रस्त होकर के फेवरेटिज्म के आधार पर जो व्यवस्थाएं आगे बढ़ती थी उससे हम बचेंगे। एक पारदर्शी संवेदनशील सरकार, भ्रष्टाचार रहित सरकार, कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाते हुए किसानों की भलाई के लिए पिछड़े वर्ग को आगे का उत्थान करते हुए लोगों को सस्ती और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हुए प्रदेश का एक समान विकास, सभी जिलों में सभी क्षेत्रों में एक समान विकास हो। सीएम ने एक साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया और जनता को सरकार की उपलब्धियां गिनाई, साथ ही अगले साल का खाका भी पेश किया। उन्होंने दावा किया कि सरकार किसी भी सूरत में भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी। जी हाँ, बिल्कुल। आज रिपोर्ट कार्ड सरकार ने एक साल का रखा, कुछ बड़ी बातें भी कही। हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं है, अगला रोड मैप भी रखा प्रदीप नरूला जी। उसी वक्त हमने कहा कि एक तरफ जश्न था और दूसरी तरफ एक तरफ रिपोर्ट कार्ड था और दूसरी तरफ मातम भी था। बहुत ही संक्षेप में इस पर आपसे चर्चा नवजोत जी, मैंने पूरी तरह से तो वो नहीं पढ़ा, जितनी चीजें मैंने देखी और सुनी और पढ़ी हैं कि खट्टर साहब के पास एक साल का जो रिपोर्ट कार्ड दिया उसमें बताने के लिए कुछ ज्यादा नहीं था, और सिर्फ ये बताया कि हम ये करेंगे, ये सुदृढ़ करेंगे, ये पॉलिसी लाएंगे, ये करेंगे। यानी कि वो आज भी इस मोड में दिखे कि शायद मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं कि हम ये भी करेंगे। एक साल पहले वाला जो उनका रोल था, पता नहीं बीजेपी एक साल से सरकार में है और वो अभी तक ये भी नहीं समझ पाई, अभी तक ये भी नहीं समझ पाई कि हम सरकार चला रहे हैं। हाँ। दूसरी बात, में एक छोटी सी बात और जाऊंगा कि मुख्यमंत्री ने आज एक बहुत ही प्यारा सा सेंटेंस कहा कि मुझे एक साल का अनुभव हो गया है। यही तो हम एक साल से रो रहे थे कि मुख्यमंत्री को अनुभव नहीं है। आज उन्होंने खुद माना है कि मुझे अब सरकार चलाने का एक साल का अनुभव हो गया है। सुनीता जी। देखिए नवजोत जी, उनकी इन जो इस तरह की बातें हैं उनको पॉजिटिव उसमें लेना चाहिए कि वो बहुत बड़ी ढींगे नहीं आंकते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ या मैं वो कर सकता हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। वो एक ईमानदारी से अपनी कोशिश पे लगे हुए हैं और उस ईमानदारी की कोशिश में उन्होंने एक नींव भरने का काम किया है। सबसे पहली बात तो ये है कि जैसा कि उन्होंने बताया कि 28,000 करोड़ का घाटा जो है बिजली का, वो पिछली सरकार से हमको मिला। और इसमें जो उपलब्धियां मैं आपको बताऊंगी कि वो ये हैं कि देखिए, जैसे ई सर्विस का है और जैसे ई रजिस्ट्रेशन का है। ठेकों में आपने देखा होगा कि पहले कैसे भाई भतीजावाद करके अपने अपने लोगों को ठेके दे दिए जाते थे। अब ई निविदा से जो है वो ऑनलाइन जो है आपको ठेके मिलेंगे, जो उसमें जेन्युइन होंगे उन्हीं को ही मिलेंगे। और इसी तरह से अब आप देखिए कि सीएलयू का कितना बड़ा पंगा था। पिछली सरकार का सारा काम ही सीएलयू पे ही टिका हुआ था, सारा भ्रष्टाचार सब घोटाला उसी में ही था। और इस सरकार ने 1 एकड़ और 10 करोड़ तक का सीएलयू डीसी को बोल दिया कि डीसी अलाउ कर सकता है, और 10 करोड़ से जो ज्यादा होंगे उसमें 2 मंथ्स का टाइम लेकर होने के बाद उसके बाद उसको दिया जाएगा। तो बहुत सी इससे ये पता लगता है कि ट्रांसपेरेंसी है, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार जो है, और जो उसमें भी जो है वो ट्रांसपेरेंसी के लिए कोई भाई भतीजावाद नहीं। एक साल का जो शासन है वो मैं ये कहूँगा कुशासन है, बिल्कुल ही टोटली फेल्योर है। हर मोर्चे पर सरकार फेल हुई है और सबसे ज्यादा भयावह स्थिति तो हमारे जो बच्चों की है। 8,862 बच्चे सिर्फ 7 महीने में, 7 महीने के हैं ये पूरे साल की नहीं है,
7 महीने में 8,862। नवजोत जी, पूरे हरियाणा प्रदेश में अपनी जो कार्यशैली है उसको सुधारना चाहिए। जनादेश का सम्मान करना चाहिए। अभी तक का जो जनादेश का ये अपमान कर रहे हैं। मैं केवल एक बात ये समझ नहीं पा रहा है, जिस तरीके से फोटो सेशन चल रहा है चंडीगढ़ के अंदर, जो चुनावों से पहले जो घोषणा पत्र लेकर जो फोटो सेशन होता है, आज मुख्यमंत्री को यह पता है कि क्या हो रहा है वहां पर। जिस तरीके से की घटना वहां पर घटी है, आज मुख्यमंत्री को जहां होना चाहिए था उसकी बजाय फोटो सेशन में खड़े हैं। और वो ये कहकर कि भाई मुझे 1 साल का अनुभव हो गया है। आपके प्रवक्ता तो बार बार आके ये कहते हैं कि उनको 40 साल का अनुभव है, उन्हें 50 साल का अनुभव है। अब आप ये कहते हैं कि उन्होंने बात स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा कि तो मुझे क्या मुख्यमंत्री का 1 साल का एक्सपेरिमेंटल प्रदेश बना देना चाहते हैं आप? हरियाणा प्रदेश पर ही सारे एक्सपेरिमेंट होंगे। क्यों हरियाणा प्रदेश का भट्टा बिठा दिया? कुछ चीजें उन्होंने कही कि नौकरियों में भेदभाव, भाई भतीजावाद उन्होंने दूर किया है। लेकिन नौकरी लगाने वाली भाई भतीजावाद में लगाई है। वंदना शर्मा कौन है? चलो, सुषमा स्वराज की बहन वंदना शर्मा, आपने पहले उनको टिकट दिया, बाद में कर्मचारी चयन आयोग की वो मेंबर जल्दी से डबल एजी खट्टर साहब ने अपने भतीजों को लगाया हुआ है हाईकोर्ट में। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में अपने भतीजों को डबल एजी लगाया हुआ है। कम से कम उन्हें ये बताना चाहिए था साथ साथ कि उन्होंने 1 साल में नौकरियां दी कितनी है। आप उन्होंने ये तो बता दिया भाई भतीजावाद, लेकिन 1 साल में नौकरियां दी भी कितनी है ये तो आपका ये कंक्लूजन है ओवरऑल कि ये जो रिपोर्ट कार्ड रिलीज किया गया ये एक सेकंड मैनिफेस्टो लगा आपको, सेकंड मैनिफेस्टो लगा, पार्ट 2 मैनिफेस्टो तथ्यों पे आधारित नहीं था। हाँ, इसमें डिप्लोमेटिक एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया गया था ऑफिसर्स में, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा जब तक लोग जनता धरातल पे काम नहीं देखेगी। सुनीता जी, योर फाइनल वर्ड्स। जी देखिए, मैं तो यही बात कहूंगी कि जिस तरह से उन्होंने ये जो हैफेड है, जो कितने ऐसे जो थे पिछली सरकार के कॉर्पोरेशंस जो बिल्कुल जो लॉस में थे, उनका ये कहना है कि कंक्रीट चीजें रखी गई क्या? सिर्फ ये कह देना कि पुरानी सरकार से हमें ये मिला, पुरानी सरकार से हमें ये मिला। सुनीता जी, आप ये बताइए, बार बार हाईकोर्ट इस बात को कह रहा है कि जो लोग बिजली के बिल पे नहीं कर रहे उनसे तो आप ले नहीं पा रहे, और आप जो ईमानदारी से बिल दे रहे हैं उनके ऊपर बोझ बढ़ाते जा रहे हैं। 1 साल में बिजली की दरें कितनी बढ़ा दी, आप उसके बाद ये कह रहे हैं कि चलिए माफी चाहूंगी, मुझे यहाँ पर रुकना होगा क्योंकि वक्त की कमी है। बेहद चुके आप सभी मेहमानों का। 2 बड़े मसलों पर हमने बात की और 2 बड़े मुद्दे आज हरियाणा में जाहिर तौर पर हैं। एक तरफ बीजेपी सरकार का 1 साल हुआ, दूसरी तरफ मातम की तस्वीरें पृथला से हमें देखने को मिली, जिसने कई तरह के सवाल खड़े किए कि ऐसे मुद्दों पर सिर्फ राजनीति होती रहेगी या मुआवजे का मरहम लगता रहेगा, या फिर हम अब एक ऐसा रोड मैप सामने देखेंगे जो हमें यह बता सके कि ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगेगा। हमें उस बात का इंतजार है और शायद आपको भी होगा। लेंगे आपसे इजाजत, नमस्कार।